गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सेकंड यूनिट हम लोग कर रहे थे। सेकेंड यूनिट में हमने लास्ट टाइम डेटाबेस डेफिनेशन तक कर लिया था। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन एंड सिलेक्शन। ये टॉपिक हम आज कवर करेंगे। नेक्स्ट जो कल हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा सॉरी, पर्सोनल एस्टिमेट। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कल है वो हमारा पर्सोनल एस्टिमेट्स है। एंड देन इनपुट आउटपुट डिज़ाइन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फॉर्म डिज़ाइनिंग स्क्रीन डिज़ाइनिंग वही है। तो सेकेंड यूनिट के दो ही टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक हमारा आज कवर हो जाएगा और एक टॉपिक हमारा कल कवर हो जाएगा। तो इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सिस्टम बनाते हो, उस टाइम पे आपको जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो आपका हार्डवेयर है चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर है, वो किस तरीके का चाहिए होगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होगी और कैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे इक्विपमेंट के अंदर आती हैं। आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, बस उन पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आप कुछ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर खरीदते हो, क्योंकि अगर हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी हम लोग कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं, तो हमें या तो मशीन्स चाहिए होती हैं। हार्डवेयर का मतलब है कि मशीन्स चाहिए हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि कुछ कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस वगैरह टाइप ऑफ, तो ऐसी चीज़ें चाहिए। तो जब हम प्रैक्टिकली कुछ भी सिस्टम डेवलप करते हैं तो हमें मेनली यही चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हम घर भी बना रहे हैं तो वैसे घर के लिए हार्डवेयर नहीं चाहिए होता, बट हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। जो भी मटेरियल है हमारा, जैसे कि ईंट वगैरह जो भी आएंगी, तो वो हमारी हार्डवेयर में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसमें क्या है कि जब भी आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, ये नॉर्मल है कि आप कुछ भी सामान खरीदने जाओगे तो उससे पहले आप क्या करोगे, बिफोर सिलेक्शन आप क्या करोगे, ड्यूरिंग सिलेक्शन आप क्या करोगे, एंड आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये सारा इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हार्डवेयर, इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ये स्पेसिफिकेशन सिलेक्शन, ये एक ही टॉपिक है सारा। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जब भी आप कुछ बनाने जाते हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोई भी आप अगर सिस्टम बिल्ड करते हो तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लोगे वो कंपैटिबल हो जो भी आपने सॉफ्टवेयर परचेज करा है। लाइक अगर आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सअप चल रहा है, हम ऐप की बात करें, फ़ोन हम एक हार्डवेयर की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारा जो फ़ोन है वो हमारी ऐप को, व्हाट्सएप को चला रहा है, वो उसके साथ कंपैटिबल है, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज आप कैंडिडेट को दोगे, कहाँ से आप सॉफ्टवेयर लोगे, कहाँ से आप हार्डवेयर लोगे। सारी चीज़ें एनालिस्ट को करनी होती है, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट ही होता है जो सारे सिस्टम को हैंडल करता है। तो एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीज़ों को चेक करेगा, कहाँ से कैसे लेना है, कितने पैकेज में लेना है, कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए। और वो ये काम तभी कर सकता है जब उसको पूरी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज हो। तो उसको पूरी नॉलेज रखनी पड़ेगी कि एक सिस्टम क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं कर सकता है। उस सिस्टम को खरीदना चाहिए या फिर उसको रेंट पे लेना चाहिए। वेंडर, बेचने वाला कौन है, उसके मतलब अगर आप वेंडर जिससे भी सामान खरीदोगे तो आपको उसकी भी हिस्ट्री चेक करनी है कि इसके कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई इसके पुराने रिव्यूज़ बुरे तो नहीं है। आप नॉर्मल भी जब आप कुछ भी ऑनलाइन भी परचेज करते हो तो आप उसके रिव्यूज़ चेक करते हो कि लोगों ने क्या रिव्यू दिए हो, उसके बाद आप उसको परचेज करते हो। तो ये सिस्टम एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस, कि उसको सारी चीज़ें चेक करनी है। क्या उसको नई मशीन खरीदने की ज़रूरत है? अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट जो है वो 2-3 दिन चलेगा और उसके लिए आपको इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप रेंट पे भी ले सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स कि सिस्टम एनालिस्ट कैसे करेगा। तो उसको अगर पूरी नॉलेज होगी तो वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर लेगा। जब आपका जो ये भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस से शुरू होता है। हम आगे प्रोसीजर पढ़ेंगे।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस से शुरू होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप उनको एनालाइज करोगे और लास्ट में आपके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसके लिए आप वेंडर को रिक्वेस्ट दोगे और वेंडर को इवेल्युएट करोगे। तो पूरा सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ये सारे सिस्टम एनालिस्ट की हेल्प से ही सारी चीज़ें काम होती हैं। एग्रीमेंट्स बनते हैं, कितने अमाउंट देना है, कितना अमाउंट बाद में देना है, आप सारी चीज़ें पहले पे नहीं करोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोर देन 5000 वेंडर हैं जो आपको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इन वेंडर्स को, जो भी सामान बेचने वाले, आप इसको देसी टर्म में बोल सकते हो, तो इन वेंडर्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला ग्रुप होगा जो हार्डवेयर सप्लाई करेगा, दूसरा ग्रुप होगा जो सॉफ्टवेयर सप्लाई करेगा, तीसरा ग्रुप होगा जो आपकी सर्विसेज सप्लाई करेगा। सर्विसेज का मतलब कुछ जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी में जो भी आप राउटर वाउटर लगा रहे हो और जो भी आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हो, वो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन पीछे से आपको कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, थिंग्स टू डू बिफोर सिलेक्शन। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ले रहे हो या वेंडर सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको उससे पहले क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे तो आप यही देखोगे कि ये सामान मैं ठीक से ले, मतलब मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, मैं अगर इसको घर पे लेके जाऊंगा तो मेरे को ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, मेरे कोस्ट इसमें ठीक है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमारी इसके बिफोर सिलेक्शन के अंदर आती है। पहली चीज़ इसके अंदर है, अगर हम बात करें कि आपको सिलेक्शन से पहले क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिस्टम कैपेबिलिटीज़ डिफाइन करनी है कि आपका सिस्टम क्या काम कर सकता है आपके बिजनेस के लिए। तो आपको उस चीज़ों, इसमें अलग अलग एरियाज डिफाइन होंगे। आपका जो भी सिस्टम होगा, कॉस्ट रिडक्शन ध्यान रखनी है, मैन पावर रिडक्शन, आपकी सर्विसेज, आपका प्रॉफिट, डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप कुछ भी मार्केट में ख़रीदने जाओगे और आपको सपोज़ कि आप कपड़े ही खरीदने जा रहे हो और आपको पार्टी वेयर कपड़े चाहिए, तो पहले तो आप ये देखोगे ना कि आपके पास कौन से कपड़े हैं, किस तरीके का आपको सामान चाहिए। तो वो पहली चीज़ होगी जो आपको सिस्टम कैपेबिलिटीज़ देखनी है कि आपका सिस्टम क्या क्या करने के कैपेबल है। ये आपको सिलेक्शन से पहले काम करना है। उसके बाद आप देखोगे असेस द कंपटीशन ऑफ द इन हाउस स्टाफ। जो भी आप सिस्टम खरीदोगे, वो आपका जो भी काम कर रहे होंगे लोग, एक्सपर्टाइज लोग होंगे, उसके साथ कंपैटिबल है, उन लोगों के साथ काम कर पाएगा, ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डेवलप अ टाइम फ्रेम फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी आपको एक टाइम फ्रेम डेवलप करना है, क्योंकि जब हम प्रोसेस की शेड्यूलिंग करते हैं, जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं, तो हम उसकी शेड्यूलिंग पहले ही कर देते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम ध्यान में नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सिलेक्शन के लिए अलग से टाइम रखना है। आप, अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी दो घर में शादी है 2 दिन बाद, तो आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली कि मैं ये करवा दूंगा, मैं टेंट लगवा दूंगा, मैं केटर का देख लूँगा, डेकोरेशन का देख लूँगा, सब आपने बोल दिया, लेकिन आप अपने लिए भूल गए कि मेरे को भी एक ड्रेस चाहिए। आप ऑन द स्पॉट दुकान पे जाके बोलोगे कि मेरे को ड्रेस चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको फिटिंग्स भी चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं। तो इसलिए हम उस टाइम पे क्या करते हैं कि हमें पता है कि शादी के लिए 2 दिन बचे हुए हैं, और मेरे पास अगर मेरे को 10 मिनट का भी टाइम मिलता है शाम को, तो उस टाइम में मैं जाके मार्केट में अपने लिए सामान खरीदूंगा और मैं उसको फिटिंग के लिए आगे दे दूंगा, ताकि मुझे शादी वाले दिन वो मेरी ड्रेस मिल जाए। तो आप पहले से जो आपके पास टाइम है, उस टाइम में से आप एक सिलेक्शन के लिए अलग से टाइम निकालोगे, ताकि आपका डिले प्रोजेक्ट जो है वो डिले ना हो। यूज़र ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। यूज़र ट्रेनिंग का मतलब है, नाम से ही क्लियर है, जो भी यूज़र आपके सिस्टम को यूज़ करेगा, आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, तो उस अकॉर्डिंग आप सिस्टम देखोगे। कंसीडर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एज अ पैकेज। जब भी खरीदने जाओगे तो कोशिश ये करना है एज अ पैकेज लो दोनों चीज़ें, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, क्योंकि उससे आपको वो चीप पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप, जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपने कुछ भी खरीद, तो लाइक एक, अगर आप कुर्ता खरीदते हो, फिर आप अलग से ट्राउज़र खरीदते हो, तो वो दोनों चीज़ें आपको अलग से हो सकता है कॉस्टली पड़े, लेकिन जब आप दोनों को एक साथ खरीदते हो तो वो आपका जो है वो एज अ पैकेज आपको चीप पड़ेगा। तो एज अ पैकेज देखना है। एंड स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, आपको ये देखना है कि आपका कंप्यूटर कैसे काम कर सकता है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसकी क्या क्वांटिटी है, वो कैसे हैंडल कर सकता है सारी चीज़ों को, तो वो एक तरीके से आप आउटलाइन डिफाइन कर दोगे उसकी। तो सिलेक्शन से पहले आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप सामान खरीदने जा रहे हो,
वो सामान मुझे उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, वो मेरे को सही से यूज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसके लिए आप अलग से टाइम फ्रेम डिफाइन करके रखोगे। अब बिफोर तो आपने स्टार्ट कर लिया कि बिफोर क्या करना है। अब आप जब आप सेलेक्ट करोगे तो उस टाइम पे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। आपने पहले तो सोच लिया कि मुझे पहले क्या क्या काम करने हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली में मार्केट में जाके कुछ सामान खरीद रहे हो, अगर आप सपोज कि अपनी ड्रेस ही खरीद रहे हो, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे। तो आपका सबसे पहली चीज़ है कि आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे। इसमें 7-8 स्टेप्स हैं और इनको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली चीज़ आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है कि आप सामान जो भी आप अपनी ड्रेस भी परचेज करने जा रहे हो तो आपको वो किस पर्पज़ से चाहिए, आप उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे। सिस्टम को स्पेसिफाई करोगे, किस तरीके के सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें बेस्ट मिलती हैं तो आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डालोगे। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद आप उसको, जैसे आपने ना शॉप देख ली, 2-3 शॉप की, मेरे को यहाँ से ड्रेस लेनी है, मैं इनमें से एक चीज़ देख लूँगा। वहाँ से फिर आप 2-3 शॉप के पास, तीनों के पास जाओगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक के पास जाओगे, तीनों के पास जाओगे, आप तीनों को प्रपोजल दोगे, मतलब तीनों को बोलोगे कि मेरे को ड्रेस लेनी है, तो तीनों ही आपको ड्रेसेस दिखाएंगे। उसके बाद आपको इवेलुएट करोगे, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करोगे और वैलिडेट करोगे। मतलब हो सकता है कि एक ब्रांड जो है वो बहुत हाई फाई हो और आपने उसका नाम सुन रखा हो, दूसरा ब्रांड जो है वो इतना हाई फाई ना हो, आपने नाम नहीं सुन रखा हो। तो आप वैलिडेट करोगे, आप उनको सेलेक्ट करोगे। सिर्फ आपको नाम के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें इवेलुएट करनी है, वैलिडेट करना है कि इसके अगर फीडबैक अच्छे हैं तो ठीक है, और इसकी जो भी आप कॉस्ट है वो भी कम पड़ रही है, तो सारी चीज़ें आप इवेलुएशन करके एक वेंडर सेलेक्ट करोगे, एक शॉपकीपर जो आप सेलेक्ट करोगे जहाँ से आप खरीदोगे। पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू, बाद में जो भी आपके पैसे वैसे जो भी बचे हुए हैं, पोस्ट इंस्टॉलेशन वैसे तो जनरली ये होता है कि बाद में जो भी आपने सिस्टम खरीदा है वो आप कंपनी के वहाँ पे जाके इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसके के रिव्यू होते हैं। बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल अभी शॉपिंग का दे रही हूँ, तो उससे पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू के आप बाद में जाके कोई रिव्यू देते हो वहाँ पे जाके। फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है दोनों के बीच में। एग्रीमेंट में आपकी सारी कॉस्ट वोस्ट सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर शॉपिंग की बात करें तो आपका बिल बनता है, एक साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट हो गया। एंड लास्ट में आप उस सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ अब मेरी पूरी पेमेंट डन, एंड दिस, अब मैंने सारी पेमेंट कर दी है, नाउ दिस ड्रेस इज माइन। तो ये आपका एक प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना होता है। अब इसमें सारे स्टेप जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पर एज अ सिस्टम लिखी हुई हैं, मैंने आपको एज अभी मार्केट के उससे बताया है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि हमें लॉस में नहीं जाना है। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डॉक्यूमेंट सा बनता है, उसको एनालाइज करते हैं। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर जो है सेलेक्ट करना है। तो यूज़र क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए। वो उसको घर पे बनवाना है, उसको कंपनी पे बनवाना है, या उसने कोई प्रोग्रामर हायर कर रखा है। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आएंगी कि किस तरीके की रिक्वायरमेंट है आपको सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर परचेज करने के लिए। उस अकॉर्डिंग आप जो है वो उसको परचेज करोगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम स्पेसिफिकेशन। किस तरीके का सिस्टम है आपका, क्या जॉब परफॉर्म करता है, क्या एप्लीकेशन है, मतलब सारी चीज़ें सिस्टम से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। जब आपको सारी चीज़ें बेटर लगती हैं तो आप एक प्रपोजल के लिए एक ड्राफ्ट मैसेज जो है वो सामने वाले को भेज देते हो कि मेरे को आपका सिस्टम पसंद आ रहा है, या मेरे को आपका जो भी चीज़ें हैं वो सही लग रही हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी आपकी, उसमें जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे उसमें आप रिक्वेस्ट के साथ साथ आपकी प्राइस रेंज, टर्म्स, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। उसकी स्पेसिफिकेशन मेंशन होगी। वेंडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और मेंटेनेंस। अगर वेंडर ने कुछ भी आपको दिया है तो वो वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी मशीन ने आप खरीदी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, मेंटेनेंस दे, क्या वारंटीज़ है, क्या लाइसेंस की टर्म्स है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में सब कुछ जाएगा। ठीक है, साइज़ क्या है, सारी चीज़ें रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में जाएगी। जब रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल सेंड हो जाएगा, सब कुछ डन हो जाएगा, उसके बाद आप इवेलुएट करोगे, वेंडर के प्रपोजल को देखोगे। क्योंकि आपने, जैसे मैंने बोला, आप 2-3 शॉप पे गए हो, तीनों शॉप पे जाके आपने प्रपोजल दिया है, तीनों ने आपको कुछ ना कुछ, मान लो कि एक ने 100 रुपये की चीज़ दी, दूसरे ने आपको 200 रुपये की चीज़ दी। तो आप उन सबको बैठ के फिर इवेलुएट करोगे कि अगर मैं इतना पैसा लगाता हूँ, चलो मैं 200 रुपये लगा रहा हूँ और उसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, तो मुझे ट्रस्ट है कि मेरा कपड़ा ख़राब नहीं होएगा। लेकिन अगर मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ और अगर मेरा कपड़ा ख़राब हो गया तो फिर, तो वो सारी चीज़ें आप इवेलुएट करोगे, सारी चीज़ें देखोगे। आपको प्राइस भी देखना है, आपको अवेलेबिलिटी भी देखनी है।
आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देखना है, सारी चीज़ें देखनी है, परफॉर्मेंस कि वो ढंग से परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, सबको चेक करके इवेलुएट करके आप फाइनल डिसीजन पे आओगे और अपने वेंडर को सेलेक्ट करोगे कि कौन सा वेंडर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप अलग अलग तरीके से वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हो। यूज़र से, या आप जैसे मैंने बोला रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, रिव्यूज़ के आप उसकी रेपुटेशन चेक कर सकते हो, आप ट्रस्ट रिलायबिलिटी चेक कर सकते हो, उसके डिलीवरी टाइम कितने टाइम में वो डिलीवर करता है, उसके फाइनेंशियल टर्म्स क्या हैं, उसके मतलब कॉस्ट कितनी है, कितना पैसा खर्च करता है, क्या प्रॉफिट होता है, वो सारी चीज़ें आपको उनके बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे उसको इवेलुएट करने के बाद। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कहाँ यूनिवर्सिटीज़ हो गया, वेंडर सॉफ्टवेयर लिस्ट हो गया, ये भी चेक कर सकते हो कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, फेक है कि नहीं है, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करके आप वेंडर को सेलेक्ट करोगे। पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद जो भी मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आपने मुझे ये चीज़ें नहीं करी तो आप क्या करोगे, अगर ये फेल हो गया तो क्या करोगे, कुछ वारंटीज टाइप चीज़ें जो है वो पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यू के अंदर आती हैं। अब आपने सब कुछ ले लिया, जैसे आपने अपनी ड्रेस परचेज कर ली, लेकिन वो आपको कुछ टाइम के लिए बोलते हैं कि अगर भाई हम इस कपड़े की गारंटी देते हैं कि इतने टाइम तक आप ये कपड़ा यूज़ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यूज़ होते हैं। देन आपका एग्रीमेंट साइन हो जाता है, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, जो भी आपके प्राइसेस हैं वो सेटल हो जाते हैं, जो भी आपकी टर्म्स है वो सारी सेटल्ड हो जाती हैं, एंड लास्ट वन इज द सिस्टम इज एक्सेप्टेड। अब आप उसको एक्सेप्ट कर देते हो, जो भी आपका पेमेंट का पार्ट है आप उसको रिलीज कर देते हो एट द स्टेज। मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है आपने हाफ पेमेंट करी हो, फिर लास्ट में जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप जो भी बची हुई पेमेंट है उसको कंप्लीट करके और इस प्रोसीजर को स्टॉप कर दोगे। ठीक है, तो मैंने आपको जर्नल एग्जाम्पल दिया, मार्केटिंग की टर्म्स में आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप कपड़े खरीदने जाओगे तो आप क्या करोगे। आप करते भी होगे, ऐसा कोई झूठ नहीं है, 2-3 शॉप पे जाके विजिट करते होगे, ऐसा नहीं होता कि आप एक पे ही जाके सेलेक्ट कर लेते हो। तो पहले अपने रिक्वायरमेंट देखते हो कि आपको किस तरीके के कपड़े चाहिए हैं, उसके बाद आप अलग अलग जगह जाके चेक करते हो, उसके बाद जो आपको बेस्ट लगता है सब आप इवेलुएट करते हो कि भाई ये ब्रांड अच्छा है, इसमें कॉस्ट इतनी लग रही है, तो मुझे कौन सी चीज़ परचेज करनी चाहिए, सब लोग सेलेक्ट करके उसको एक साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट इस टाइप की आपने बिल पे कर दिया है, जो भी आपने उसको परचेज कर लिया है, एंड लास्ट में जो भी आपका है आप उसको अपना सामान लेके वहाँ से चले गए हो पूरी पेमेंट करके। तो दीज आर द स्टेप्स। अब व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, किस बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करोगे। मतलब आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आपको कपड़े लेने से पहले क्या करना है, और आप कपड़े लेने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, लेकिन आप किस बेसिस पे उसको सेलेक्ट करोगे कपड़े को। मतलब अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आपने कुछ भी परचेज कर रहा है तो आप अगर कपड़ा देखते हो कि आपको देखोगे कि सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं पहनूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और स्ट्रेचेबल होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही जब हम सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करने जाते हैं तो हमारे पास भी सॉफ्टवेयर के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि रीडेबल होना चाहिए, कोई भी उस सॉफ्टवेयर को परचेज करे वो उसको पढ़ सके, ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाई जिसने बनाया है सिर्फ उसको ही समझ आए, दूसरे को समझ ही ना आए। तो इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल, रीडेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, तो एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो एक्यूरेट हो। रिलायबिलिटी, मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सको, उसके अंदर एरर्स जो हैं वो कम होने चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, अगर इन फ्यूचर कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसको आराम से इजीली कर सको और उसको मेंटेन कर सको। एफिशिएंसी, एफिशिएंट हो, जल्दी से एग्जीक्यूट हो और कम से कम स्पेस के अंदर वो काम करे। जर्नलेबिलिटी, जर्नल नेचर होना चाहिए, मतलब हर जगह यूज़ करो, ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने वेस्टर्न ड्रेस ले ली तो आप फिर आप उसको हर जगह पहन सकते हो। अब अगर आपने पार्टी वेयर या फिर आपने इंडियन ड्रेस ले ली, लाइक आपने शेरवानी टाइप ले लिया, तो आप शेरवानी को घर में पहन के नहीं घूम सकते। तो आपको ऐसे कपड़े लेने हैं या ऐसा सॉफ्टवेयर लेना है जो जर्नल हो, हर जगह यूज़ हो सके। मॉड्यूलैरिटी हो, मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, और जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मॉड्यूलर हो, जिसको हम छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकें और उस पर काम कर सकें। इसका फ़ायदा ये होता है कि उसके अंदर एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, और जो भी क्लैरिटी है या कुछ भी, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम हो जाता है और हम आराम से उसके अंदर काम कर सकते हैं। पोर्टेबल हो, कहीं पे भी आप उठा के उसको घूम सको, मतलब
ये तो पोर्टेबल इज लाइक कि सॉफ्टवेयर की बात करें तो किसी भी कंप्यूटर में चलाएं तो वो चल जाए। कैपेसिटी उसकी इतनी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम कॉस्ट होनी चाहिए, मिनिमल कॉस्ट। कॉस्ट में अलग अलग कॉस्ट होती है, डेवलपमेंट, कन्वर्सेशन, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, वो सारी कॉस्ट मिला के आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। सिक्योर होना चाहिए, कोई भी डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो और डेटा जो है वो लीक ना हो। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा है, इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड स्पेसिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद इसके अंदर था कि आपको सिलेक्शन से पहले क्या करना है। बस अपने पॉइंट्स याद कर लेना और अपने खुद को इमेजिन कर लेना कि अगर मैं कुछ सामान परचेज करने जाऊँगा तो मैं कैसे करूँगा। तो बिफोर सिलेक्शन आपको क्या करना है, जो भी आप सामान खरीदोगे उसकी कैपेबिलिटी देखनी है, ठीक है, उसको उसकी कंपटीशन लेवल देखना है कि हाँ ये अगर मैं ख़रीदता हूँ तो ठीक है मार्केट में अच्छा रहेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए अलग से टाइम डिफाइन कर देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना। जो भी सामान लो उसका एज अ पैकेज लो ताकि आपको कॉस्टली ना पड़े, और प्रॉब्लम का जो भी है मैग्नीट्यूड एक आउटलाइन जो है वो डिफाइन कर दो। उसके बेसिस पे आप बिफोर द प्रोसीजर आपको ये काम करना है, और ड्यूरिंग द सिलेक्शन आपको क्या क्या काम करना है, ये स्टेप हैं सबके। रिक्वायरमेंट एनालाइज करोगे, सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, इवेल्युएशन एंड वैलिडेशन, वेंडर सिलेक्शन, पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यूज, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड सिस्टम इन एक्सेप्टेड। इसको भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो, आप सामान खरीद रहे हो तो कैसे कैसे करोगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टेप्स भी जो हैं आपको सीक्वेंस में ही याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट पहले कर दोगे और उसके बाद वेंडर को सेलेक्ट करोगे। आपको वेंडर जैसे है कि हाँ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रिव्यूज़ देने हैं, फिर आपको एग्रीमेंट साइन करना है, फिर आप पेमेंट करोगे, तो वो सारी चीज़ें इस अकॉर्डिंग ही चलेंगी। देन लास्ट हमारा था कि क्या क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया यही होगा कि वो रीडेबल हो, रिलायबल हो, इंटीग्रिटी हो, कोई एरर ना हो, मेंटेनेबिलिटी हो, मॉड्यूलैरिटी हो, एफिशिएंट हो, जर्नलिटी हो, ठीक है, पोर्टेबल हो, कैपेसिटी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, कॉस्ट कम हो, सिक्योरिटी हो। तो जो चीज़ें हम जनरल यूज़ करते हैं, सोचते हैं, वही सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, तो इसमें से जो भी आपको 7-8 पॉइंट बेटर लगते हैं आप कर सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कराती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको 12 पॉइंट कराऊंगी तो आप मुश्किल से 7-8 याद रख पाओगे। फिर वही 7-8 में से आप मुश्किल से पेपर में 5-6 लिख पाओगे। तो अगर बेटर है 12 में से, अगर 12 ही नहीं याद हो रहे तो कम से कम 10 तो याद करो, ताकि पेपर में 7-8 लिख पाओ। एटलीस्ट 7 to 8 तो पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे पेपर में। तो ये था आज का टॉपिक। चलो फिर फटाफट, थोड़ा सा याद करना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो जिसको जितना भी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट याद है वो अपने लिखते रहना। तो पहला टॉपिक तो मेरा वही होता है कि क्या हमने पढ़ा है आज, वो टॉपिक का नाम बता दो। गुड कोमल, गुड मोहन, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और बाकी सब सो गए? ठीक है, इसमें दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स थे। क्या बिफोर द सिलेक्शन, बिफोर द सिलेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है। जो भी पॉइंट याद है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे याद होंगे, एक आधा पॉइंट जो भी याद है वो बता दो। सिलेक्शन से पहले क्या काम करना है आपको। कंपैटिबिलिटी देखनी है, हाँ बोल सकते हो। गुड कोमल, वेरी गुड। गुड मुस्कान, वेरी गुड। ठीक है, पैकेज की तरह लेना है जो भी सामान लोगे, ट्रेनिंग देनी है। हाँ, टाइम फ्रेम, गुड कोमल। भानु, वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर होगा, पहले वेरिफिकेशन नहीं करोगे आप। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, दो चार पॉइंट जितने भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिफोर द सिलेक्शन आप ये करोगे, ड्यूरिंग द सिलेक्शन क्या करोगे। ड्यूरिंग द सिलेक्शन, ये तो आप पूरे स्टेप्स हैं, ये तो आपको याद हो ही गए होंगे। एग्जाम्पल अपना, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उससे समझ लो। आप कुछ मार्केट में सामान खरीदने जाओगे तो क्या करोगे। गुड प्राची।
पारस ठीक है बेटा, ये ठीक है, बट मैंने जैसे आपको कहा था ना कि सीक्वेंस में ही याद करना। आप पहले पेमेंट नहीं करोगे, बाद में जाके दुकान पे नहीं जाओगे। तो पहला चीज़ है रिक्वायरमेंट को एनालाइज करो, गुड प्राची। दूसरा है सिस्टम को स्पेसिफाई करो, वेरी गुड। फिर आप रिक्वेस्ट दोगे प्रपोजल के लिए, गुड कोमल, वेरी गुड। हाँ गुड प्राची। हाँ गुड, वेरी गुड प्राची। नैना, किसी की भी टांग, किसी की भी पूछ मत पकड़ो, कहीं से कुछ भी मत उठाओ। हाँ वेरी गुड, गुड, गुड। कोमल और प्राची, वेरी गुड। सारे स्टेप्स याद हैं और सीक्वेंस में याद है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, सिस्टम को स्पेसिफाई करोगे, उसके बाद रिक्वेस्ट दोगे प्रपोजल के लिए। वहाँ से रिक्वेस्ट के बाद आप जो भी, जहाँ से भी आपको, ज़रूरी नहीं है ना कि आपने 3 शॉप पे गए तो आपको तीनों पे ही कपड़े पसंद आएंगे। तो आपको जहाँ से रिप्लाई आएगा, जहाँ से वेंडर आपको रिस्पॉन्ड देगा, उनमें से फिर आप इवेलुएट करोगे, वैलिडेट करोगे। और उसके बाद जो भी आपके स्टेप हैं, पोस्ट इंस्टॉलेशन रिव्यूज हो जाएंगे, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट हो गया, सिस्टम एक्सपेक्टेड हो गया कि आप सिस्टम को एक्सेप्ट कर लोगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करोगे? गुड कोमल, गुड प्राची, गुड मुस्कान। हम्म। हाँ वेरी गुड मोहन, वेरी गुड। ठीक है। हाँ जितने भी पॉइंट्स याद है, ठीक है, गुड। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इसको भी आप अपने एग्जाम्पल के साथ ट्रीट कर, मतलब इसको समझ सकते हो कि अगर आप कुछ भी सामान खरीदने जा रहे हो तो आप किस बेसिस पे। तो पहली चीज़ तो सब लोग कोस्ट ही देखते हैं कि भाई सस्ता होगा तो कोस्ट हो, ठीक हो उसका अकॉर्डिंग। जर्नलेबिलिटी हो कि भाई हाँ हर जगह यूज़ हो जाए, ठीक है, एफिशिएंट हो, कोई कटा पिटा माल नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि खराब कपड़ा निकले। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, बट इस सब्जेक्ट का ना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है। एडवांटेज तो ये है कि आप सिर्फ हेडिंग याद कर लो, उसके अंदर का मैटर आप खुद लिख लोगे अगर आपको समझ आती है तो। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है। जैसे मैंने उस दिन जब फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन दिखाए थे, आपको बता दिया था क्वेश्चन आएगा हमेशा घुमा फिरा के। ठीक है, कि भाई फिजिबिलिटी फैक्टर की बात है, तो कौन सा फिजिबिलिटी फैक्टर बेटर है, क्यों है। तो अगर आपके माइंड में चीज़ें क्लियर है ना, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ सोचो, ज़रूरी नहीं है रट्टा मारो। नॉर्मल एग्जाम्पल के साथ सोचो कि कौन सी फिजिबिलिटी बेटर होगी, क्या करना है, कैसे करना है, फिर आप उसको आराम से लिख सकते हो उसके बारे में। ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस से बाहर आएगा। ये तो क्लियर है कि अगर फिजिबिलिटी के रिगार्डिंग आया तो लिखना तो फिजिबिलिटी के बारे में ही है। बट उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ऐड हो गया कि कौन सा आपको बेटर लगता है और क्यों। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करोगे। चलो अटेंडेंस दे दो मुझे। आदित्य, आदित्य, भानु। प्रेजेंट मैम। ठीक है, भानु, प्रेजेंट मैम। भावना, प्रेजेंट मैम। हिमानी, जया, जिज्ञासा, प्रेजेंट मैम। कोमल, प्रेजेंट मैम। मोहन, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नैना, प्रेजेंट मैम। पारस, प्रेजेंट मैम। प्राची, प्रेजेंट मैम। प्रीतम। ठीक है, अटेंडेंस लग गई सबकी? मैम मेरी नहीं लगी। मेरी भी। प्रीतम, नाम तो तुम दोनों के ही बोले थे मैंने, पता नहीं कहाँ गायब हो। हिमानी। मैम लीव मेरे हो गया था मैम, वो गलती से कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे, बाकियों की तो हो गई है। ओके मैम। ठीक है, कल करते हैं फिर जो टॉपिक बचा हुआ है अपना। ओके, बाय बाय।